नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रीतिकाल के रीति मुक्त कवि घनानंद का अध्ययन करेंगे। घनानंद रीतिकाल में एक महत्वपूर्ण कवि है। प्राय सभी पाठ्यक्रमों में घनानंद से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कॉलेज सहायकाचार्य पाठ्यक्रम में, स्कूल व्याख्याता में और यूजीसी नेट के साथ सेट में, अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी घनानंद को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम घनानंद पर जो है विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज का परीक्षाओं का जो ट्रेंड है वो बहुविकल्पात्मक है। ऐसी स्थिति में हम घनानंद का सामान्य परिचय लेंगे। हम इस तरह से घनानंद को लेने का प्रयास करेंगे कि आपके किसी भी तरह का प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जाए, आपका आज की इस कक्षा के माध्यम से घनानंद से संबंधित प्रश्न जो है आपको मिल जाए। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम घनानंद के समय को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर और घनानंद पर की गई आलोचकों की टिप्पणियों को लेकर बात करेंगे। हमने हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकाल का वर्गीकरण किया था। उसमें बताया था कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, जिसमें वे रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं और श्रृंगार काल कहने के बाद में 3 भागों में विभाजित करते हैं: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने स्वच्छंद रूप से, उन्मुक्त भाव से ब्रज भाषा में कविता लिखी है। इस तरह की कविता लिखी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके संबंध में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। यानी ब्रज भाषा के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। तो घनानंद के संबंध में हम बात करें तो इनका समय 1689 से 1739 माना जाता है। ध्यान देना, घनानंद के समय को लेकर अलग अलग आलोचकों की अलग अलग टिप्पणियां हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नादिर शाह के कत्लेआम में घनानंद मारे गए थे। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में बताया है कि उनका जन्म 1673 में हुआ और 1761 में वे मारे गए। और धीरेन्द्र वर्मा ने साहित्य कोश में बताया है कि अब्दाली दुर्रानी के आक्रमण में उनके कत्लेआम में घनानंद मारे गए हैं। जो भी हो, अधिक प्रचलित जो मत है वो है कि नादिर शाह के कत्लेआम में 1739 में वे मारे गए। तो अलग अलग आलोचकों के अलग अलग मत मिलते हैं। लेकिन घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के, स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे। मोहम्मद शाह रंगीला के घनानंद मीर मुंशी थे। इस तरह का भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी घनानंद थे। घनानंद के संबंध में एक ये बात मिलती है कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में घनानंद सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। रीतिकाल में जो कविता लिखी गई है, रीतिकाल का जो काव्य है, वो अधिकांश राजाओं के आश्रय में लिखा गया है और राजा भोग विलास में डूबे हुए थे, सामंत भोग विलास में डूबे हुए थे और उनके आश्रय में रहने वाले कवि भी भोग विलास में डूबे हुए थे। तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते और सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि एक बार
मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद को गीत गाने का कहा, लेकिन घनानंद ने गाया नहीं। किसी ने कहा कि ये सुजान के कहने पर गाएंगे। सुजान को बुलाया गया और सुजान के कहने पर घनानंद ने उन्मुक्त भाव से गाया और राजा खुश हुए। लेकिन जितने खुश हुए उतने ही वे नाराज भी हुए और उन्हें लगा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे कहने पर न गा करके सुजान वेश्या के कहने पर गाया। तो राजा ने घनानंद को देश निकाला दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने घनानंद को देश निकाला दिया। तो कहते हैं कि घनानंद ने सुजान से कहा कि तुम भी चलिए। तो सुजान ने कहा मैं तो नहीं चलती। तो सुजान साथ नहीं चली और घनानंद वहाँ से निकलते हैं और वृंदावन जाकर के निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित होते हैं और वृंदावन जाकर के निम्बारक संप्रदाय के वैष्णव हो जाते हैं और वहाँ जाकर के भक्ति करने लगते हैं। सुजान नाम से जो उन्होंने बाद में कविता लिखी है, वो कविता आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वहाँ सुजान संबोधन भक्ति परक अर्थ में कृष्ण के लिए आया है। तो ध्यान देना, घनानंद के इस संबंध में जो मिलता है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें देश निकाला दिया और देश निकाला देने के बाद भी वृंदावन गए और वृंदावन जाने के बाद में घनानंद निम्बारक संप्रदाय के वैष्णव हो गए। तो इस संबंध में राधाचरण गोस्वामी ने एक छपे लिखा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण। कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है, दिल्ली स्वर नृप निमित एक धरपद नहीं गायो। यानी राधाचरण गोस्वामी कहते हैं कि दिल्ली नरेश मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर इन्होंने गीत नहीं गाया। पे निज प्यारी कहे सभा को रीझ ही रिझायो। लेकिन अपनी प्रेमिका सुजान के कहने पर उन्होंने सभा को रिझा दिया, प्रश्न कर दिया। तो इस तरह का आ सकता है कि किसकी पंक्तियां हैं, दिल्ली स्वर नृप निमित एक धरपद नहीं गायो, पे निज प्यारी कहे सभा को रीझ ही रिझायो। और आगे राधाचरण गोस्वामी लिखते हैं, कुपित हुए नृप दिए निकास वृंदावन आए। राजा ने उन्हें देश निकाला दिया और घनानंद वृंदावन आ गए। परम सुजान छाप पद कवित बनाए और उन्होंने वहां जाकर के पद लिखने शुरू किए। फिर आगे लिखते हैं, नादिर शाही ब्रज रज मिले कीन नेक उच्चार मन, हरि भक्त बेली सिंचन करी घन आनंद आनंद घन। तो इस तरह से राधाचरण गोस्वामी ने जो छपे लिखा है उससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे, देश निकाला दिया गया, फिर वृंदावन गए, निम्बारक संप्रदाय के वैष्णव हो गए। कहते हैं कि वहाँ नादिर शाह के कत्लेआम में नादिर शाह के सैनिकों को लगा कि राजा का एक जो है यहाँ है, एक राजा का आश्रित कवि रहा है और वो वृंदावन में है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि नादिर शाह के सिपाहियों ने जब घनानंद को घेरा तो उन्हें लगा कि इसके पास धन होगा। उन्होंने जर 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 यानी धन 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 कहा। तो घनानंद ने प्रतिक्रिया में कहा रज 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 अर्थात धूल धूल धूल, और उन्होंने 3 मुट्ठी धूल जो है उन सिपाहियों पर फेंक दी और कहते हैं कि बाद में सिपाहियों ने घनानंद का कत्ल कर दिया, घनानंद को मार दिया। इस तरह की जो है बातें इतिहास में मिलती हैं। उसके बाद में हम लेते हैं कि घनानंद जो है किस भाषा में लिखते हैं। रीतिकाल में तमाम कवि ब्रज भाषा में लिखते हैं। आचार्य शुक्ल की टिप्पणी आपको बताई कि ब्रज भाषा में इतना उत्कृष्ट कवि और कोई नहीं हुआ, तो घनानंद भी ब्रज भाषा में लिखते हैं। अब घनानंद की रचनाओं की बात करें तो उनकी तमाम रचनाएं मिलती हैं। घनानंद की तमाम रचनाएं मिलती है। हम कुछ रचनाओं की बात करेंगे जो प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है। घनानंद पर संपादित जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र ने घनानंद के
काव्य को, घनानंद की कविता को सुंदरी तिलक और सुजान सप्तक में संपादित किया। उन्होंने एक रचना सुंदरी तिलक में घनानंद की कविता को संपादित करने का काम किया है और 1870 में उन्होंने सुजान शतक नाम से संपादन किया। सुजान शतक नाम से उन्होंने 1870 में संपादन किया है। इसमें उनके कुल 119 कवि थे। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें कुल कितने कवि थे? 119 कवि थे। तो ये हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक सुजान शतक नाम से घनानंद की कविता को संपादित किया है। बृजनाथ ने घन आनंद कवित में संपादित किया है। बृजनाथ, ध्यान देना, बृजनाथ ने घन आनंद कवित में घनानंद की कविता को संपादित किया है। घन आनंद कवित। बृजनाथ के बाद में बात करते हैं काशी प्रसाद जायसवाल की। काशी प्रसाद जायसवाल ने घनानंद की कविता को 2 रचनाओं में संपादित किया है, वियोग बेली और विरह लीला। काशी प्रसाद जायसवाल कौन? काशी प्रसाद जायसवाल। ध्यान देना, 4-5 जो महत्वपूर्ण संपादक है जिन्होंने घनानंद की कविता को संपादित किया है, उनमें आपके हरिश्चंद्र के बाद बृजनाथ, काशी प्रसाद जायसवाल ये वियोग बेली और विरह लीला में संपादन करते हैं। वियोग बेली और विरह लीला का संपादन करते हैं काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल के बाद एक उनकी रचना है सुजान सागर, जिसका संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। आपने बिहारी में देखा था, बिहारी रत्नाकर का संपादन भी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। बड़ी उत्कृष्ट रचना है। और घनानंद की कविता को उन्होंने सुजान सागर में संपादित किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने सुजान सागर का संपादन किया है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और इसका संपादन कब किया? 1897 ईस्वी में। ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुजान सागर का संपादन किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1897 ईस्वी में किया है। उसके बाद में शंभू प्रसाद बहुगुणा, वे घन आनंद नाम से करते हैं। शंभू प्रसाद बहुगुणा घन आनंद नाम से उनकी कविता को संपादित करते हैं। किस नाम से? घन आनंद नाम से शंभू प्रसाद बहुगुणा संपादित करते हैं। फिर एक नाम आता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद, ध्यान देना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है घनानंद की कविता को, घनानंद के काव्य को 3 पुस्तकों में संपादित करते हैं। एक है घनानंद कवित, एक है घनानंद कवित, थोड़ा सा अंतर नाम में। यहां बृजनाथ की है घन आनंद कवित और शंभू प्रसाद बहुगुणा का घन आनंद और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का घनानंद कवित, घनानंद कवित। और फिर उन्होंने किया है सुजान हित नाम से भी संपादन सुजान सागर में किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और सुजान हित में किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और फिर एक उन्होंने घनानंद ग्रंथावली का भी संपादन किया है। घनानंद ग्रंथावली, इसका उन्होंने 1952 में संपादन किया है, घनानंद ग्रंथावली। तो ये भी महत्वपूर्ण है। रीतिकाल में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम जो है महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। उन्होंने रीतिकाल पर विस्तार से लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत में। उसके बाद में घनानंद की कुछ और रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती है। उन रचनाओं में आपके कोक सागर है, रस केलिवली है,
कृपा कंद है, इष्कलता है, बोधा की इष्कनामा है, तो घनानंद की इष्कलता है, प्रीति पावा, सुजान विनोद, वृंदावन सत्य, जमुना जस, ये रचनाएं उनकी जो है पूछी जाती है। ध्यान देना, कोक सागर, रस कैलिवली, कृपा कंद, इष्कलता, प्रीति पावस, सुजान विनोद, वृंदावन सत्य, जमुना जस जैसी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से हमने देखा घनानंद पर संपादित रचनाएं, घनानंद की अन्य रचनाएं, इनसे संबंधित किसी तरह का प्रश्न आ सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो सुजान सागर है, जो 1897 में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित है। अब हम बात करते हैं घनानंद की कविता की। घनानंद की कविता में क्या विशेषता है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। घनानंद के काव्य में विरोधाभास अलंकार प्रमुख रूप से हैं। विरोधाभास अलंकार के प्रयोग के कारण घनानंद की कविता में सुंदरता आ गई है। तो ध्यान देना, इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि घनानंद के काव्य में प्रधान अलंकार कौन सा है। घनानंद के काव्य में प्रधान अलंकार कौन सा है? विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। और घनानंद की काव्यगत विशेषताएं भी अक्सर पूछी जाती है। तो घनानंद की कविता बड़ी सुंदर कविता है, उन्मुक्त भाव से घनानंद लिखते हैं। प्रेम के बारे में घनानंद लिखते हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा है। हालांकि प्रेम की पीर का कवि का प्रयोग उन्होंने जायसी के लिए भी किया है और आलम बोधा के लिए भी उन्होंने किया, लेकिन अलग अलग संदर्भों में। हम पहले लेते हैं घनानंद के काव्य की विशेषताएं, फिर हम आलोचकों की टिप्पणियां लेंगे। तो घनानंद की कविता कैसी है? घनानंद की कविता में भावात्मकता है। क्या है? भावात्मकता। यानी घनानंद की कविता की विशेषताओं की बात करें तो घनानंद जो है भाव प्रधान कविता लिखते हैं, शास्त्रीयता नहीं है, भावात्मकता और व्यंजकता घनानंद की कविता की विशेषता। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस तरह की व्यंजना प्रधान कविता घनानंद के बाद 200-250 सालों तक नहीं लिखी गई। घनानंद के बाद वो कहते हैं कि आधुनिक काल में जाकर के अभिव्यंजनावाद के माध्यम से जो इस तरह की कविता सामने आती है। तो व्यंजकता घनानंद की कविता की एक विशेषता है। और घनानंद की कविता लाक्षणिकता प्रधान है। लाक्षणिकता घनानंद की कविता की विशेषता है, यानी सीधी सरल बात घनानंद नहीं कहते। अति सुधो सने को मार्ग है, जहां नेक सयान पाक नहीं। इस तरह की पंक्तियां घनानंद की मिलती है। घनानंद की कविता में व्यक्तिकता भी है। व्यक्तिकता यानी व्यक्तिक प्रधान कविता जो है घनानंद लिखते हैं। फिर है रहस्यात्मकता। रहस्यात्मकता यानी वे रहस्य प्रधान कविता भी लिखते हैं। सुजान संबोधन जो श्रृंगार से संबंधित कविता उसमें सुजान के लिए है, जो उनकी प्रेमिका थी। भक्ति परक रूप में जो प्रयोग किया वो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वो कृष्ण के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। फिर मार्मिकता, उनकी कविता बड़ी मार्मिक होती है, मार्मिकता। फिर विरह प्रधान। विरह प्रधान, विरह में वो कहते हैं इस तरह की अनेक पंक्तियां मिलती है। भोरते सांझ लो, कानन और निहारती बावरी नेकू नहारती, और सांझ ते भोर लो तारणी, ताकि वो तारणी सु एक तार न तार। इस तरह की पंक्तियां जिसमें विरह का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन जो है किया है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है स्वच्छंदता। घनानंद की कविता की सबसे बड़ी बात है स्वच्छंदता, यानी घनानंद उन्मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से कविता लिखते, किसी तरह का कोई बंधन उन्हें स्वीकार्य नहीं। तो इस तरह से हमने देखा घनानंद की काव्यगत विशेषताओं में भावात्मकता, व्यंजकता, लाक्षणिकता, व्यक्तिकता, रसात्मकता, मार्मिकता, विरह प्रदान और स्वच्छंदता, ये उनकी कविता की विशेषताएं हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे घनानंद की कविता के संबंध में आलोचकों की क्या टिप्पणियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि कहते हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं?
आचार्य शुक्ल लिखते हैं प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल की टिप्पणियां अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और आचार्य शुक्ल का इतिहास एक प्रकार से आप उसे अपना एक आधार ग्रंथ माने। आप उसे कुरान, बाइबल जो भी समझें आप उसे माने, क्योंकि शुक्ल के इतिहास से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुक्ल के इतिहास में जिस कवि को आप पढ़ें उसको संपूर्ण रूप से पढ़ें। ऐसा नहीं कि इसमें महत्वपूर्ण 4-6 पंक्तियां पढ़ ली, नहीं। शुक्ल के इतिहास में जिस कवि को पढ़े आप शुरू से अंत तक पूर्ण मनोयोग से पढ़े। उनकी हर पंक्ति जो है परीक्षा उपयोगी होती है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य होती है। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? प्रेम की पीर ही को लेकर, प्रेम की पीर, ध्यान देना, प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग उन्होंने जायसी के लिए भी किया है, आलम के लिए भी किया है, बोधा के लिए भी किया। जायसी के लिए अलग प्रसंग में किया। जायसी प्रेम की पीर के कवि है। आलम के लिए वो प्रेम की पीर का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। आलम के लिए जो है कहते हैं कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आलम के लिए प्रेम की पीर या इश्क का दर्द। इसी तरह बोधा के लिए भी उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। वहां आचार्य शुक्ल कहते हैं प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शिनी युक्ति में की है। ये उन्होंने बोधा के लिए। अब घनानंद के लिए वो क्या लिखते हैं? घनानंद के लिए लिखते हैं घनानंद के लिए लिखते हैं प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम की पीर ही को लेकर, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान देना, शब्दों को पकड़ना है, क्योंकि परीक्षा शब्दों का खेल है। आप अच्छी तरह से शब्दों को पकड़ पाते हैं तो आप परीक्षा में अच्छी तरह से जो है प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आगे शुक्ल लिखते हैं प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ध्यान देना, आपको बताया कि बहुविकल्पात्मक परीक्षा में आपको मुख्य मुख्य शब्दों को पकड़ना है, पूरी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, इतना आप अगर ले लेते हैं तो काफी काम हो जाता है। फिर आगे जो है कि प्रेम मार्ग ऐसा प्रवीण धीर पथिक जबादाने का दावा रखने वाला दूसरा कवि ब्रज भाषा में नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल की और भी कई टिप्पणियां हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं काव्य में सुजान संबोधन श्रृंगार में नायक के लिए, ठीक है, सुजान संबोधन किसमें? श्रृंगार में नायक के लिए। यानी सुजान संबोधन से जो उन्होंने कविता लिखी है श्रृंगार परक रूप में आप लेते हैं तो वहां जो है नायक के लिए है। और भक्ति भाव में, भक्ति भाव से आप अगर देखते हैं तो भक्ति भाव में सुजान जो है कृष्ण के लिए आया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि काव्य में सुजान संबोधन श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति परक अर्थ में वो कृष्ण के लिए जो है आया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। इस तरह की छोटी छोटी टिप्पणियां पूछी जा सकती है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये साक्षात क्या है? साक्षात रस मूर्ति, साक्षात रस मूर्ति। ध्यान देना, इस तरह की टिप्पणी आती है साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में। साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान
स्तंभों में हैं। ऐसा आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि वे साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए विकल्प में आपके जो है सूरदास भी हो सकता है, रसखान भी हो सकता है, क्योंकि रसखान को रस की खान कहा गया है। इस तरह का पूछा जाता है, तो बारीकी से देखना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी पूछी जाती है तो ध्यान मनोयोग से अगर आप देख कर जाते हैं तो आप परीक्षा में सही उत्तर दे पाते हैं। तो ऐसा आचार्य शुक्ल ने घनानंद के संबंध में कहा है। आप आचार्य शुक्ल के इतिहास को देखना, घनानंद को खोलना। पहली पंक्ति है, साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आगे आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्यता भी अपूर्व है। तो इस तरह की टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। आगे आचार्य शुक्ल कहते हैं, घनानंद ने न तो बिहारी की तरह वीरताप को बाहरी माप से मापा है, न उछल कूद दिखाई है। पिछली बार इस तरह की टिप्पणियां कई पूछी गई थी कि किस आलोचक ने कहा है घनानंद ने न तो बिहारी की तरह वीरताप को बाहरी ताप से नापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई दी है। तो इस तरह की टिप्पणियों को अच्छी तरह से नोट कर लेना। फिर बाद में आचार्य शुक्ल कहते हैं, घनानंद उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। हमने उनकी विशेषताओं में लिया था व्यंजकता, दूसरी विशेषता भावात्मकता के बाद व्यंजकता। तो घनानंद की कविता व्यंजना प्रधान है, घनानंद की कविता लाक्षणिक है। ये घनानंद की अन्यतम विशेषताएं मानी गई है। अब आचार्य शुक्ल के बाद अगर हम डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास की बात करें तो रीति मुक्त काव्य का जो है लेखन डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने किया है। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ कहते हैं, वे कहते हैं कि घनानंद के प्रेम का उदय सुजान के शरीर से हुआ है। क्या कहते हैं? घनानंद के प्रेम का उदय सुजान के शरीर से हुआ है, पर उसकी परिणति सुजान परमेश्वर में हुई है। किस में हुई है? सुजान परमेश्वर में। सुजान का भी अर्थ देते हैं सुधन ज्ञान, और जिसका वो अर्थ लेते हैं परमेश्वर, यानी जो सुजान के शरीर से प्रेम उत्पन्न हुआ था, जिसकी परिणति जो है सुजान यानी सुधन ज्ञान अर्थात परमेश्वर में हुई है। आचार्य शुक्ल ने अलग संदर्भ में कहा है। शुक्ल कहते हैं कि प्रेम के अर्थ में जो है सुजान नायक के लिए आया है और भक्ति परक अर्थ में कृष्ण के लिए आया है, लेकिन यहाँ अलग संदर्भ में जो है लिया गया है। आके मनोहर लाल गौड़ जो है कहते हैं घनानंद के काव्य की विशेषता भावजन्य वक्रता है। वक्रता वही लाक्षणिकता, व्यंजकता और भावना प्रधान कविता है। ये हम बात पहले कर चुके हैं। और घनानंद ने लक्षणा का मार्ग अपनाया। आगे मनोहर लाल गौड़ लिखते हैं कि लौकिक श्रृंगार की रचना कवित सवयों में लिखी। ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है। लौकिक श्रृंगार की जो रचनाएं हैं वे कवित सवया में लिखी। किसमें लिखी है? कवित सवया में। लौकिक श्रृंगार की रचनाएं किसमें लिखी है? कवित सवया वर्णिक छंदों में। लौकिक श्रृंगार की रचना कवित सवया वर्णिक छंदों में लिखी है। तो उन्होंने भक्ति परक रचनाएं दोहा चौपाई शैली में लिखी है। भक्ति परक रचनाएं पद, दोहा और चौपाई शैली में लिखी है। ध्यान देना, पद शैली में इन्होंने अधिक लिखा है। वे मुक्तक रूप में लिखते हैं। लौकिक श्रृंगार की रचना इन्होंने कवित सवया में लिखी जो वर्णिक छंद है, और भक्ति परक अर्थ में जो उनकी कविताएं हैं वो पद, दोहा, चौपाई शैली में मिलती हैं। तो इस तरह से हमने मनोहर लाल गौड़ की टिप्पणी को लिया जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में है। आगे बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा संपादित इतिहास की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में घनानंद को प्रेम की यातना का कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में घनानंद को
प्रेम की यातना का कवि कहते हैं, प्रेम की यातना का कवि कहते हैं। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? प्रेम की पीर का कवि। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है। फिर धीर पथिक जबादानी का दावा रखने वाला कवि दूसरा ब्रजभाषा में नहीं, वो ये लंबा है, लेकिन आप कुछ शब्दों को लेकर के चलना, क्योंकि बहुविकल्पात्मक परीक्षा में आपको विकल्प का चयन करना है। इसी तरह से डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, और साथ ही बच्चन सिंह ने कहा है कि मुक्त रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मुक्त रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा घनानंद रीति काल के, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के, स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद के समय की हमने बात की 1889 से लेकर के आपके 1739 के बीच में, और डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास को देखें तो वे 1673 से लेकर के 1761 के बीच में बताते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1689 से 1739 मिलता है। तो अलग अलग आलोचक अलग अलग मत रखते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं नादिर शाह के कत्लेआम में मारे गए, लेकिन अन्य इतिहासों में और धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि वे अब्दाली दुर्रानी के जो है कत्लेआम में मारे गए। और घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे, सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे, और एक बार राजा के कहने पर उन्होंने नहीं गया, सुजान के कहने पर गया तो राजा ने देश निकाला दिया, जिससे वे वृंदावन जाकर निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए, निम्बारक संप्रदाय के वैष्णव हो गए। वहां जाकर के सखी भाव से जो है भक्ति करने लगे, काव्य पद लिखने लगे। और घनानंद की रचनाओं की हमने बात की, इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो जगन्नादास रत्नाकर की सुजान सागर कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, और हरिश्चंद्र द्वारा सुंदरी तिलक और सुजान सप्तक का संपादन किया, ये भी आ सकता है। ब्रिजनाथ का घन आनंद कवि, ब्रिजनाथ ने घन आनंद कवित में प्रारंभ में 4 छंद लिखे, कई बार उन छंदों में से एक पंक्ति पूछी जाती है किसकी है, तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। फिर हमने बात की थी शंभू प्रसाद बहुगुणा की घन आनंद नाम से लिखते हैं, संपादित करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही घनानंद कवित सुजान हित नाम से भी उन्होंने संपादन किया है। इनके अलावा उन्होंने कृपा कंद इस्कलता जैसी, कोक सागर जैसी रचनाएं भी घनानंद की मिलती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि घनानंद हिंदी साहित्य में रीति काल में रीति मुक्त काव्यधारा के, स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। उन्होंने सरस ब्रजभाषा में लाक्षणिक और व्यंजना प्रधान कविताएं लिखी है। तो इस तरह से घनानंद एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। आप घनानंद को अच्छी तरह से तैयार करें, और इस तरह से हम आगे भी जो है साहित्यकारों से संबंधित जो है कक्षाएं आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।